नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पाराशर। बिहार में आज दिग्गजों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम एनडीए के नेता भी थे और तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के नेता भी थे। लेकिन इन सब के बीच आज एक तस्वीर पूरी तरह से वायरल हुई है। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की तस्वीर पर माला चढ़ा रहे हैं। अब देखने में तो श्रद्धांजलि लग रही है वो, लेकिन राजनीति की बारीक नजर जब कहती है और देखती है ना, तो पता लगता है कि एक वोट की माला है। राजनीति में याददाश्त कभी कभी बहुत सिलेक्टिव होती है और कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिसे कभी अपमानित किया, उसी के नाम पर आज कांग्रेस आंसू बहा रही है। बिहार के सीताराम केसरी कांग्रेस के पहले पिछड़े समाज से आने वाले अध्यक्ष थे, जिन्हें 1998 में अपमानजनक ढंग से कुर्सी से हटाया गया, जिनकी धोती तक खींची गई, ये भी खबरें आई थी बाहर निकलकर, जिन्हें पार्टी के दफ्तर में घंटों बंद कर दिया गया। आज उन्हीं केसरी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी माला चढ़ा रहे हैं। वो राहुल गांधी जिनकी पार्टी ने कभी उन्हीं की माता यानी सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को दरवाजे के बाहर फेंक दिया था। और अब वही कांग्रेस बिहार चुनाव के वक्त उन्हीं केसरी के नाम पर वोट की सहानुभूति तलाश रही है। अब कहते हैं ना कि राजनीति में तो सब चलता है, पर यहां सवाल यह है कि क्या अपमान पर श्रद्धांजलि चढ़ाकर कांग्रेस अपनी राजनीति का प्रायश्चित कर रही है, या वोट की माला में फिर से सीताराम को पिरो रही है। कांग्रेस की यही वो दोहरी राजनीति है जहां सत्ता के लिए सब कुछ जायज है, यहां तक कि इतिहास का सबसे बड़ा अपमान भी चुनावी सम्मान बन जाता है। तो आज जरा प्रधानमंत्री ने भी, जब बिहार की धरती पर वो थे, उन्होंने भी इस बात का इशारा किया कि कैसे एक पिछड़े समाज से आने वाले दलित नेता सीताराम केसरी का अपमान कांग्रेस ने किया और एक नारा भी दिया, कुर्सी चोर। तो ये जो कुर्सी चोर का नारा है बिहार की राजनीति में आज एक नया ट्रेंड कर रहा है और आज हम भी जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि बात वोट चोरी की नहीं, बात तो अब होनी चाहिए कुर्सी चोरों की। कौन है वो कुर्सी चोर जो अब अपने फायदे के लिए 25 साल के बाद याद कर रहे हैं सीताराम केसरी को, उस अपमान को भूलकर आज सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें चिंता है वोटों की। तो चलिए जरा तस्वीरें और बयान देखते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं।
सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा तो गड़बड़ कर रहा। सीताराम केसरी हम सामाजिक कल्याण मंत्री थे। तमिलनाडु के 69% आरक्षण को, अधिनियम को नवी सूची में शामिल किया, यानी कि संवैधानिक सुरक्षा उसको प्राप्त हुई। क्यों नहीं आपने बिहार के अधिनियम को आपने क्यों नहीं वो सुरक्षा दी जो कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु की सरकार के आरक्षण अधिनियम को दिया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के घर पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दिया, और वहीं पर राहुल गांधी ऐसे नेता, तेजस्वी यादव जैसे नेता हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि को भी छीनने का प्रयास करते हैं। तो अब इसमें तीन बातें हैं। एक कि किस तरीके से सीताराम केसरी को 25 साल बाद याद किया जा रहा है, राहुल गांधी माला चढ़ा रहे हैं। अब आपने सुना जयराम रमेश की जुबान पर भी केसरी जी आ गए हैं। दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर जिनको जननायक माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जबान पर जननायक किसके लिए है? राहुल गांधी के लिए। मतलब वो उस बात को भी भूल गए कि देश जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानता है, लेकिन उनके लिए तो भाई जननायक एक ही है, राहुल गांधी। और तीसरी बात कि एक लंबी फेहरिस्त है, बाबू जगजीवन राम से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर सीताराम केसरी तक, किस तरह से एक एक करके दलितों, पिछड़ों का, पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों का और उन नेताओं का जिन्होंने खून पसीने से यहां तक अपने आप को पहुंचाया था ना, इस कद तक, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आइए जरा शुरुआत करते हैं मेहमानों से और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ यादव जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर श्याम कुमार जी आरजेडी के प्रवक्ता मौजूद हैं। अरविंद निशांत जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मौजूद हैं। अजय वर्मा जी, 25 साल बाद अचानक से फूल माला, ये 25 साल के बीच में तो एक फूल लेकर कोई नहीं गया आपका नेता, और आज सीधे राहुल गांधी पहुंच गए सीताराम केसरी जी के पुष्प अर्पित करने के लिए। क्या हो गया अचानक? रीमा जी, देखिए सबसे पहले तो पंच त्योहार खत्म हुए। आपके चैनल को, आपको, देशवासियों को इनकी एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। हमारी पार्टी की तरफ से, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरा देखिए, हम रीमा जी कांग्रेस पार्टी के सिपाही, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग अपनी रणनीति खुद बनाने में सक्षम है, समर्थ हैं, और अपनी रणनीति के कैसे क्या करना है ये हम तय करेंगे। आप लोग बीजेपी की रणनीति तय करते रहिए, एनडीए की करते रहिए और इनके साथ आते रहिए। आप पूछ सकते हैं हमसे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि साहब हम आपको उसका जवाब दें, तो ये असंभव चीजें हैं। जवाब इसलिए नहीं है कि हम अपने नेता को श्रद्धांजलि कब देनी है, कैसे देनी है, ये हमारे नेता हैं, जननायक हों, कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के नेता थे, वो सबके नेता थे। हम वोट चोरी नहीं करते, हम लोग वोट चोरी नहीं करते। अब उसकी कुर्सी चोरी वोट हुई थी चोरी क्या? नहीं करते। कुर्सी चोरी पता नहीं, सीताराम केसरी जी की कुर्सी चोरी की थी ना। न्यूटन का सिद्धांत आपने सुना है कि बॉल को जितनी तेजी से आसमान में उछालोगे उससे डबल तेजी में नीचे आता है। और ग्रेशम का नियम भी सुना होगा आपने। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि आप उसके जो वोट चोरी से इनका जो डैमेज हुआ है, जो भाजपा की असलियत और कलई और पोल खुली है, चुनाव आयोग और इनकी संलिप्तता पूरे देश को पता चली है, तो ये उस डैमेज कंट्रोल के लिए चोरी, चोर, उसके उपनामों को ढूंढ के कहीं भी जोड़ देते हैं। अजय वर्मा जी, आप एक पुराने नेता हैं, आपने बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, आपको कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ा ही होगा। आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप, मुझे लगता है, पढ़े लिखे कांग्रेस के नेता हैं। आपको पता ही होगा 1998 में सीताराम केसरी के साथ क्या व्यवहार हुआ था, संविधान कैसे बदला गया था, और उसके बाद सोनिया गांधी को कुर्सी देने के लिए किस तरह, कितने घंटों, एक पूरी रात बाथरूम में बंद किया गया था। ये एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, हजारों किताबों में लिखा हुआ है, सैकड़ों किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये इतिहास नहीं पता तो थोड़ा सा पता तो करना चाहिए ना।
मैं जवाब दूं आपको रीमा जी? आपने कहा आप जवाब हो देना ही सकता नहीं है। चाहते हो। नहीं, मैं अब ये वाली जवाब दूं जो आप हाँ, क्वेश्चन पूछ दीजिए। रही हैं, मैं पुराने का नहीं। आप पता नहीं 96, 97, 98 में कहाँ एंकर थी मुझे नहीं पता, लेकिन डीडी न्यूज से बहुत पुरानी जुड़ी हुई है, 25 साल से ज्यादा हो गए। मैं यूपी यूथ गलत कांग्रेस का जानकारी है जनरल आपको। सेक्रेटरी। अब बोलिए क्या? आगे, मेरे बारे में गलत जानकारी है, अब आप अपना बताओ। नहीं नहीं, मैं 94 से 98 की कह रहा हूं ना, आप पता नहीं थी या नहीं थी, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं आपको। मैं यूथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था, यूपी यूथ कांग्रेस का, सीताराम तिवारी जी इनके टाइम में जो हमारे अध्यक्ष। नाम तो क्या सही से ले नरेंद्र लीजिए, सीताराम केसरी का, तिवारी सुन नहीं थे लीजिए, वो। क्या? अरे रीमा जी, नरेंद्र मोदी जी बाथरूम में बाहर खड़े हुए थे क्या उस वक्त, जिनको बंद करते हुए देखा था, या आप थी वहां? झूठ फैलाओ, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो कि साहब हम घर के बाहर खड़े थे और हमने बाथरूम में बंद करते हुए देख लिया। या तो आप हो तो आप सबूत दे दीजिए, और या मोदी जी हो तो वो सबूत दे दें। इन देश के लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। बिहार के चुनाव है, अति पिछड़े अजय वर्मा जी, अगर आप उस वक्त यूथ कांग्रेस में थे तो क्या आप भी यूथ कांग्रेस के उस ग्रुप में थे जिन्होंने सीताराम केसरी की धोती खींच ली थी भागते हुए? मैं यूथ कांग्रेस के नेताओं ने खींची थी ना। मैं यूथ कांग्रेस के उस ग्रुप में था। हाँ। जो आपसे आपके फोटो मांग रहा है कि केसरी जी के बाथरूम में आप बाहर खड़ी थी, वो फोटो दिखा दीजिए। अरे धोती उनको आपने बंद खींची करते थी क्या? हुए। आप इतना ये डिफेंड झूठ कर का- रहे हैं झूठ- पार्टी के उन नेताओं ये को। झूठ ये झूठ का बवंडर मत फैलाइए, यहाँ काल्पनिक चीजें मतलब मत वरिष्ठ उड़ाइए, पत्रकार मनगढ़ंत नीरजा कहानी मत चौधरी की किताब झूठी है। जितने वरिष्ठ पत्रकारों ने उस वक्त कांग्रेस कवर करते हुए ये दास्तानें लिखी, वो सब झूठे थे। आपकी पार्टी के नेताओं ने किताबें लिखी, वो सब झूठी हैं। फोटो दिखाइए। इंडिया टुडे मैगजीन में फ्रंट पेज पर स्टोरी छपी, वो सब झूठ है। जैसे चाय बेचने वाली कहानी मनगढ़ंत काल्पनिक है ना, वो स्टेशन ही नहीं था उस वक्त बड़नगर स्टेशन कब पड़ा, गूगल पे डाल के मुझे पढ़ सिद्धार्थ लीजिए। यादव जी का रुख करना है, लेकिन आप बता दीजिए कि क्या बहुत सम्मानजनक तरीके से उनको हटाया गया था सीताराम केसरी को? तो मुझे फोटो दिखाइए जरा, अरे नरेंद्र भाई मोदी ये जी बता अगर दो ना। वहां थे अच्छा और वो आप सब थे। छोड़ो, क्या बहुत इसलिए सम्मानजनक पूरे तरीके देश से के हटाया गया था लोगों उनको? को- पूरे देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये झूठ परोसा जा रहा है और अफवाहें मैं फैलाई जा आपसे रही हैं। तो सीधा मेरा पूछ रही अनुरोध हूँ, है, चलो ये सब झूठ हाथ है। जोड़कर बिहार के लोगों अजय से मैं जी। कहना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से भाजपा का प्रोपोगंडा सेल और भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट एक झूठ को प्रचारित करके देश में कांग्रेस के लिए ये और अच्छा काम कर रहे हैं। हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। अति पिछड़े और एससी के लोग 88% हमसे पूरे खुल के वोट देंगे। हिमा जी, हम चाहेंगे आप और ऐसे झूठ फैलाइए, सिद्धार्थ हमें अच्छा यादव जी, लगेगा कि आप झूठ फैलाइए। कांग्रेस का सारा इतिहास जितना लिखा गया है वो सब झूठ है, सब झूठ है, और वो सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ना तो कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक शब्द को चुराया गया, ना ही सीताराम केसरी की कुर्सी को चुराया गया, ना ही राजेंद्र प्रसाद के साथ जो हुआ, ना ही बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये सब इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है वो सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, अजय वर्मा जी के अनुसार। देखिए रीमा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो स्पष्ट कर चुके हैं कि आप कुछ भी प्रश्न पूछिए उसका उत्तर नहीं देंगे, और वो शायद उत्तर भी वही देंगे जो उनकी सहूलियत का है या उनके मन का होगा। पर जिन्होंने देश का इतिहास 60 साल तक लिखा और जो इतिहास के असल मायने के नायक थे, उनको उस इतिहास से मिटाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि आज उनको अपनी मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही। इस फहरिस्त में बहुत लोगों को जोड़ दीजिए आप, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से शुरू करिए। कैसे उनको चुनाव हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने पूरा दम लगाया, पूरा जोर लगाया, फिर जिन्होंने उनको चुनाव हराया उनको भारत रत्न दे दिया, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी नहीं दिया। उनके खिलाफ उनकी नीतियों को कम आंकते रहे, यहां तक कि अभी आकर के भी जयराम रमेश, इनके बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं बाबा साहब ने थोड़ी लिखा है संविधान। ये इन लोगों की दिमाग की एक नियत रही कि दलित, पिछड़ा, इन देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग जो अपनी मेहनत पर आगे आ रहा है, कांग्रेस पार्टी कहे कि उसको दबाते जाए। नेहरू जी कह के गए कि अरे ये लोग को आरक्षण मिल जाएगा, तो ये तो बुद्धू लोग हैं। राजीव जी कह के गए कैसे मिल जाएगा, मंडल कमीशन पर चौकड़ी मार के बैठे रहे, कभी दे नहीं पाए, और आज तो कह दिया सीताराम केसरी के साथ तो कुछ गलत ही नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। अरे कमाल बात हो गई। मैं आपको दावे के साथ एक कहता हूं रीमा जी, 2019 के अंदर ये अखबारों में रिपोर्ट हुआ था, और आपके दर्शक जाकर के देखें, सीताराम केसरी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस की वेबसाइट से पूर्व अध्यक्षों की लिस्ट में से उनका नाम तक हटा दिया गया था।
इतनी नफरत। एक परिवार कैसे कब्जा ले हर चीज को, वो कैसे अपने नाम पे ले ले सब कुछ, और देश के अंदर जितने पिछड़ों के, दलितों के नायक रहे उनके योगदान को भी चुरा ले, यही तो करते आए हैं। बिहार पहुंचे तो जननायक हो गए राहुल गांधी जी। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कितना करेंगे, कितना अपमान करेंगे। पर ये जो एक दिमाग में फितूर है रीमा जी कि हम इस देश के अंदर एक परिवार से आगे कोई नहीं, एक नेता से आगे कोई नहीं, एक उसके बच्चों से आगे कोई नहीं, और जितने भी देश के नायक रहे उनकी चीजों को छीन लिया जाए, दबा लिया जाए, मुझे लगता है कि इतना अपमान नहीं करना चाहिए। रही बात कर्पूरी ठाकुर की, रही बात सीताराम केसरी की, जिसका मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, रही बात सीताराम केसरी की, जिनका नाम भी कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, उनके साथ जो हुआ, कहां उनको बंद किया गया, कहां से धोती खींची गई, किस फुटपाथ पे डाला गया, ये देश का इतिहास है, वाइडली रिपोर्टेड है, बड़े बड़े पत्रकारों ने लिखा और कांग्रेस के नेताओं ने माना। और उनका दोष केवल इतना था कि वो कांग्रेस पार्टी में पिछड़ों को आगे कर रहे थे। बर्दाश्त नहीं कर पाया गांधी परिवार, बर्दाश्त नहीं कर पाई कांग्रेस की लीडरशिप। उन पर आरोप लगाया गया कि ये मंडलाइज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मंडलाइज कर रहे हैं। इस आरोप में उनकी एक धोती खींच ली गई। ये लोग पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं, ये हिपोक्रेसी है, ये देश की जनता जानती है। इसीलिए अब बिहार के चुनावों में इनको याद आया, नहीं तो इनने केसरी के साथ क्या किया था, सीताराम केसरी जैसे नायकों के साथ, बड़े बड़े देश में पिछड़ों के नायकों के साथ क्या किया था, वो कांग्रेस पार्टी जानती है। डॉक्टर श्याम कुमार जी, प्रेम कुमार मणि, साहित्यकार, पूर्व MLC बिहार, इनका नाम तो सुना ही होगा ना आपने? सवाल कीजिए ना रीमा जी, क्या सवाल सुना है या नहीं सुना है? सवाल क्या है, सवाल पर आइए ना। सवाल यह है कि प्रेम कुमार मणि जी ने, मैं पत्रकारों की तो बात ही नहीं कर रही, इन्होंने ही एक पूरा का पूरा लेख लिखा हुआ है कि किस तरह से सीताराम केसरी जी और लालू जी के अच्छे संबंध थे। उसके बाद उन्होंने किस तरह से 27% OBC कोटा, वो दरअसल 1993 में जो लागू हुआ, वो सीताराम केसरी जी का ही एक तरीके से उपलब्धि थी और उनके हाथ से ही लिखा गया। तो ये तमाम बातें होने के बाद जो अपमानित किया कांग्रेस ने, सिर्फ इसलिए कि बिहार से हैं, बिहार से थे, वो अति पिछड़े थे, क्या ये बात आरजेडी को मंजूर है? देखिए, जिस नैरेटिव की बात की जा रही है, मैं एक दो बात यहां पर क्लियर कर दूं, फिर आपके सवाल पे आता हूं कि कांग्रेस की 50 आलोचना हो सकती है, लेकिन एक बात क्लियर है कि बीजेपी को सामाजिक न्याय पर बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि सारी राजनीति प्रतीक की राजनीति है और उसके राजनीति में दलित पिछड़ा अकलियत की कोई जगह नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो सीताराम जी केसरी के साथ किया, हालांकि ये मेरा विषय नहीं, इस पर मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने सीनियर लीडरों के साथ क्या किया वो आप जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। जिन्होंने इस पार्टी को बनाने का काम किया था वो कौन 3 लोग थे? तो चलिए, तो मान गए जो किया सीताराम केसरी के साथ, जो किया वो मान गए। सुन मित्र, बस एक बात, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। अच्छा, इनका सब इतिहास पता है, अजय वर्मा जी को अपना भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। वही पता है आपको भी तो नहीं किया, आपको केवल मुझे तो सबका पता है, मुझे सबका पता है ना, मैं इनका भूली हूँ ना आपका भूल रही हूँ। नहीं पता प्रोफेसर श्याम, अच्छा ठीक है, प्रोफेसर श्याम, हिरेन पांडा की जब हत्या हुई थी प्रोफेसर श्याम, प्रोफेसर श्याम, गृह मंत्री थे आडवाणी साहब, प्रोफेसर श्याम, और जब उनकी धर्म पत्नी से पूछा गया, प्रोफेसर श्याम, प्रोफेसर श्याम बोलेंगे पहले। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। और जहां तक रही बिहार की बात, तो बिहार ने हमेशा सामाजिक न्याय को एक नया दिशा और बल दिया है, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है अपना समर्थन दिया है। कैसे? कांग्रेस ने हमेशा, ये जो मैंने 4 नाम बताए, कर्पूरी ठाकुर जी, उनका जननायक पद छीन, मतलब पदवी छीन करके वो पदवी राहुल गांधी को दी किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अब आपके लिए जननायक कौन है, आप ही बता दीजिए, कर्पूरी ठाकुर है या राहुल गांधी है जननायक? हमारे लिए तो समाज के सभी सामाजिक न्याय के जो भी मसीहा हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसको भ्रम है? बिहार की जनता, दलित, अकलियत, पिछड़े की जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले सभी मसीहा हमारे लिए जन न्याय उस पर राहुल गांधी भी है क्या? नहीं समझे? राहुल गांधी अभी राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे वो गठबंधन के साथी हैं। इसमें क्या भ्रम की स्थिति बनी हुई है? नहीं, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? जो आरजेडी ने जो बिहार में सामाजिक न्याय का इतना बड़ा काम किया है, कांग्रेस हमारा साथ दे रही है, कांग्रेस ने हमेशा सहयोग किया है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अभी आप ये बताइए, एक बात कहिएगा, 2004 से 2014 तक सरकार थी,
यूपीए 1 और यूपीए 2 की, तो गरीब रथ चलवाने में कांग्रेस हमारा साथ दिया कि नहीं दिया? गरीब रथ जो कभी दलित मजदूर उसमें चल पाते, वंदे भारत में चल पाएंगे? मनरेगा जैसे पॉलिसी को लाए, आरटीआई जैसे पॉलिसी को हमने लाने का काम किया, सामाजिक न्याय को बल दिया। आप समझिए, तो इसलिए तुलना करने, आप जहां लेके जाना चाह रहे हैं ना डिबेट को, मैं वहीं लेके आता हूं कि बिहार की राजनीति पर दलित, पिछड़ा, अकलियत, सामाजिक न्याय पर और सिर्फ महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का इस समय टेक ऑन है। कोई फायदा इस डिबेट, इस बात को बेमानी करने का इतिहास एक्चुअली मैं कहां डिबेट को ले जाना चाहती हूं वो मैं बता देती हूं। मैं डिबेट को वहीं ले जाना चाहती हूं जहां डिबेट जानी चाहिए। वो ये कि 25 साल तक सीताराम केसरी का परिवार इस बात के लिए तरसता रहा कि उनके नेता के पास कांग्रेस का एक छुटभैया नेता भी आ जाए, लेकिन कोई नहीं गया। लेकिन आज जब राहुल गांधी को दिख रहा है कि उनका कनेक्शन बिहार से था, उनका कनेक्शन अति पिछड़ों से था, तो आज उनको याद आई सीताराम केसरी की। सब लोग शॉक थे, ये सब देख के तस्वीरें, सब लोग शॉक थे। डिबेट को मैं यही ले जाना चाह रही हूँ कि वोट के लिए क्या सब कुछ भुला दिया जाएगा? रीमा जी, मैं इस पर एक बात और क्लियर कर दूं आपको, करिए। कि सीताराम केसरी जी का जितना बड़ा मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उतने बड़े पद दे के दिया 25 30 40 साल, हाँ। इस बात को भी आप बताइए। आप इस बात खैरात हो गई, वो गांधी परिवार के अलावा किसी को कुछ मिल गया तो बहुत बड़ा दे दिया। बिहार के कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी के, अपनी काबिलियत पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कमाल हो गया। मतलब आप बताइए, खैरात बांटेंगे पिछड़ों को। टीम के पार्टनर है। आपको दिक्कत है क्या? सीताराम केसरी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, बिहार के बहुत बड़े नेता थे। अरे हम तो तारीफ कर रहे हैं, वो पिछड़ों के बड़े नेता थे, इसलिए बाथरूम में बंद करके पीटा, इसीलिए फुटपाथ पे फेंका। पिछड़ों के नेता थे केवल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं है। राहुल गांधी को क्या बर्दाश्त नहीं है? राहुल गांधी ने तो अभी जो काम किया है, राहुल गांधी ने अभी जो सामाजिक न्याय पर जो संविधान को सामने रख के जो बातें रखी है, ये परेशानी का सबब है आप लोग को। ये आप जो है बीते दिनों में तमाम जो सवाल उन्हें उठाए हैं, कमाल है। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं आपसे श्याम जी। जब देश के अंदर हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक दर्जे का बिल लेकर के आ रही थी, तो आरजेडी और कांग्रेस ने 2017 में उसका पार्लियामेंट में विरोध क्यों किया? जवाब दे दीजिए। नहीं, हमने हमेशा समर्थन किया है। नहीं, अरे पार्लियामेंट में विरोध किया भैया, खिलाफ वोट किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। आप लोग से सामाजिक न्याय नहीं होगा मित्र, सुनिए। अरे मित्र, संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को, उससे सामाजिक न्याय नहीं होगा, उसके खिलाफ वोट करेंगे आप? प्रतीक की राजनीति से। अच्छा, आप मित्र सिद्धार्थ जी एक बता दीजिए। आप मेरी बात का उत्तर देना पड़ेगा। अभी बहुत सामाजिक न्याय याद आ रहा था, आपने क्यों पार्लियामेंट में उसके खिलाफ वोट किया? मित्र, आप लोग से सामाजिक न्याय नहीं होगा। अरे ये उत्तर हुआ। अरे भाई, जो फैक्ट पर बात हो रही है ना श्याम जी, फैक्ट पर बात हो रही है प्रोफेसर श्याम। फैक्ट पे मैं बात कर रहा हूं। मैं बताऊं जरा रीमा जी, फैक्ट में मामला डब्बा गोल है, फैक्ट पे नहीं बोल पाएंगे आप। एक परिवार के आगे कुछ समझ में नहीं आता। वहां पे राहुल जी को अपना परिवार, यहाँ तेजस्वी जी को अपना परिवार, परिवारवाद, समाजवाद के नाम पे परिवारवाद का बात करेंगे। पिछड़ों की देंगे सब कुछ परिवार में। सीताराम केसरी बन गया तो बाथरूम में बंद कर देंगे, वहां कोई और आ जाएगा तो उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। अब ये कोई किस्सा कहानी तो है नहीं अरविंद निशांत जी, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये फैक्ट है कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। उनको पीछे के दरवाजे से भगाया गया। कुछ लोगों ने, जो उनके शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा आप निकलिए वरना आपके साथ और भी ज्यादा कुछ हो सकता है, तो वो निकले फिर पीछे के गेट से। ये सब कोई छुपी हुई दास्तान नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है। अजय वर्मा जी रुकिए। अरविंद निशांत जी, अब कुर्सी चोर ये मुद्दा आ गया है, क्या अब ये नारा अगली सारी रैलियों में दिखाई देगा? क्योंकि कुर्सी चोर का नारा प्रधानमंत्री ने दे दिया है, और कुर्सी चोर मतलब कांग्रेस पार्टी। रीमा जी, बिल्कुल आप सही ऐतिहासिक चित्रण कर रही हैं। उस समय के सभी लोग इस घटना को याद करते हुए आज भी कांग्रेस और राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के परिवार के लोगों के कुकृत्य को याद कर सहम जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के 24 अकबर रोड के दफ्तर में घटना घटित हुई थी, जब आदरणीय सीताराम केसरी साहब कांग्रेस पार्टी के CWC की बैठक कर रहे थे, और उसी बैठक के दरमियान उनको उस कमरे से निकाला गया। जब कमरा से निकाला गया तो उनकी धोती खींच ली गई। उनके नेम प्लेट जो कमरे के बाहर लगाए गए थे, उस नेम प्लेट को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया और बाथरूम में बंद कर दिया गया। ये उस समय के तत्कालीन सभी अखबारों में, आज की तरह सोशल मीडिया का तो दौर था नहीं, तो उस समय के सभी अखबारों में इस घटना का
प्रमुख स्थान दिया गया था। और श्री सीताराम केसरी जो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पहरुआ थे, नायक थे। अभी हम आपके इंट्रो में देख रहे थे कि तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण की व्यवस्था की, उस समय भारत सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में सीताराम केसरी थे। और जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तो कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जो सामाजिक न्याय के खिलाफ कांग्रेस में जो लोग काम कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। तो सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि सीताराम केसरी जो कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का जो आरक्षण के खिलाफ काम करने का नैरेटिव है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं सीताराम केसरी। क्योंकि सीताराम केसरी बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले थे और बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन का काम उस दौर में हो रहा था जनता दल की सरकार में। उसमें सीताराम केसरी, जिसमें नीतीश कुमार जी, कौन बीच में बोल रहा है? रणनीति पर तो बात ही नहीं हुई अभी। कौन बोल रहा है बीच में? मैं किसी के बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया। भाषा मैं जानता हूँ कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। मैं बड़ी अच्छे तरीके से मैं जानता हूं, मैं सभ्य आदमी हूं, मैं किसी के बीच में मैंने नहीं बोला है। इसलिए सीताराम केसरी जो सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्ध थे, सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़े काम कर रहे थे। और सीताराम केसरी, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किस तरह से मंजू वर्मा को वरना आपको मैं चुप करना जानता हूं। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, रुकिए रुकिए, आ रही हूँ आपके पास, रुकिए। किस तरह से मंजू वर्मा मंत्री थी, एक कितना बड़ा सेक्स कांड हुआ था। मैं चुप कर दूंगा आपको, मैं चुप कर दूंगा। 1 मिनट अजय वर्मा। महिलाओं के लिए क्या बोला था वर्मा जी? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ही की पार्टी के नेता के बारे में बात हो रही है और आपको इतना बुरा लग रहा है। ऐसा बुरा क्यों लग रहा है आपको? आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप ही की पार्टी के नेता की बात हो रही है भाई। रुकिए, इनके पास कुछ नहीं है। रुकिए रुकिए, वो बता रहे हैं ना। अरे वो पढ़ के आए हैं। तरीका सीखिए, डिबेट करने का तरीका सीखिए वर्मा जी। बीच बीच में नहीं, बीच बीच में नहीं, अपनी बारी में सब बोलेंगे। वर्मा जी डिबेट करने का तरीका सीखिए। जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी पारी आएगी, आपको कहा जाएगा बोलने के लिए, तब आप बोलिएगा। अरे चुपचाप रहिए, इसीलिए इस देश में कांग्रेसियों की हालत होते जा रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा 10 जूते कांग्रेसियों के मारे टिकट वितरण में। अच्छा ठीक है, अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। अब विधानसभा में बड़ी शर्मनाक और निंदा करता है पूरा देश। आप कितने हितैषी हैं महिलाओं के, आप कितने हितैषी हैं रोजगार के। महिला कहां से बीच में आ गई? अभी पेपर लीक कराते हैं। आपको सीताराम केसरी पर एक शब्द नहीं बोलना है क्या अजय वर्मा जी? इन्हें आज कम से कम अगर आप ये कहते हैं कि आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि है और आपने दिवाली से लेकर सबकी शुभकामनाएं दी, लेकिन आपने उनकी पुण्यतिथि पर अगर बोला होता, सादर नमन किया होता, तो समझ में आता। मंजू वर्मा को याद करिए, अडानी जी को याद करिए, उन्हें दे दिया आपने 1030 एकड़ की जमीन फ्री में, 10 लाख पेड़ कटवा रहे देश को। अजय वर्मा जी, मैं यहाँ पर अडानी गाथा सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जो मेरा टॉपिक है, मैं सिर्फ उस पर बात करूंगी। मैं उस टॉपिक पर बात करूंगी जो मेरा आज का टॉपिक है। मैं इससे नहीं भटकूंगी। और मेरा आज का टॉपिक यही है कि 25वीं पुण्यतिथि है आज सीताराम केसरी की। बिहार के चुनाव में कुर्सी चोर का नारा आ गया है। अगर आपको इस पे बोलना है तो जवाब दीजिए। तो मैं अपनी बात को पूरा करूं रीमा जी। 1 सेकंड रुकिए। अजय वर्मा जी, कुर्सी चोर जी, ये नारा आ गया है, अब आप बोलिए। वोट चोर, गद्दी चोर, कुर्सी चोर, वोट चोर और उसका पूरा गैंग। कुर्सी किसने चोरी की थी? आपने बताया ही नहीं अभी तक। वोट चोरी किसने की थी आप बताइए। वोट कौन चुरा रहा है? एक घर में 4000 वोट, एक घर में 2400 वोट, एक घर में 5100 वोट, एक घर में 143, एक घर में 251। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, और उनका गैंग है पूरा है। अब बीमा जी, अब आप बताइए, इनसे कहिए अपनी पार्टी की नीति हो तो कुछ बताएं। कांग्रेस उवाच और सीताराम जी हमारे राष्ट्रीय पूर्व स्वर्गीय अध्यक्ष जी का उवाच बंद करें। इनके बिना इनकी ना रोटियां जम होती, क्योंकि ये इनके जो राष्ट्रीय नेता है और इनके जो गठबंधन के देश के प्रधानमंत्री हैं उनको अनुकरण करते हैं। वो भी 500 बार कांग्रेस,
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, उनके बिना उनकी रोटियां जब नहीं हुई, सिद्धार्थ ये यादव और जी। कहा जाएंगे, ठीक ये भी है। उसी गैंग के आदमी। ठीक है, देखिए ये बात तो ये बात तो एक सेकंड आ रही हूँ अरविंद जी रुकिए एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास ही आ रही हूँ, एक मिनट सिद्धार्थ जी कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो पीएम पर सीधा अटैक कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये बात तो इनको अपने नेता को जाकर के समझानी चाहिए। बहुत अच्छी नीति थी आपकी, तो क्यों गए? बिहार में तो बहुत पहले भी चुनाव लड़ रहे थे। वोट की खातिर सीताराम केसरी पर पुष्प तो मैं चढ़ाऊंगा, पर बाद में कोई मुझसे पूछे कि बाथरूम में बंद करके क्यों मारा था, उस पर जवाब नहीं देके जाऊंगा। ये कैसी नीति हुई? अरे आप जाएं, आप पुष्प चढ़ाएं, वोट के लिए राजनीति करें, राजनीति के स्तर को इतना नीचे धकेल दें, तब तो बहुत अच्छा है। और जब सवाल कोई पूछे उस पर उत्तर नहीं देना, ये पहली बात। दूसरी बात, इनको वापस ये देखिए, अजय वर्मा जी आप सबके बीच में क्यों बोलते हैं? अजय वर्मा जी आप अपनी बारी में भी बोलते हैं, फिर दूसरे के बीच में भी बोलते हैं। आप हर किसी के बीच में बोलेंगे क्या अजय वर्मा जी? तो हिरेन पांडा साहब की उनकी आत्मा को अभी शांति नहीं आप ये बताइए, आप अपनी बारी में बोलते नहीं है, फिर दूसरे की बारी में कूद पड़ते हैं। आप रुकिए ना एक मिनट, सबकी बारी में बोलिएगा। पूछा गया सबकी बारी में बोलिएगा क्या? उन्होंने पता क्या नहीं, इस तरह नहीं होता है। आडवाणी साहब इस तरह नहीं होता भाई, रुकिए। मार्गदर्शक मंडल आडवाणी जी का आवाज भी फिर आप बंद कीजिए जरा, रुकिए एक मिनट। सिद्धार्थ यादव जी देखिए, मैं तो बस इतना आग्रह कर रहा हूं। दूसरी बात, जो इनका एंटीना बार बार जाके वापस जुड़ रहा है, वोट चोरी, कुछ और ना समझ में आए तो मैं यही बोल दूं, मेरे नेता की विफलता पर बात मत करना, मैं वोट चोरी बोलूं। अरे तो राहुल गांधी ने बोलना छोड़ दिया, अब वो नहीं बोल रहे। वो 2 महीने की अल्पकालीन योजना थी, वो 2 महीने चलाई, अब खत्म कर दी। अब चुनाव में उतर चुके हैं, मुद्दा कुछ और है। जब जाएंगे बिहार के अंदर, पोस्टर से बाहर हो गए, जब पोस्टर में वापस आएंगे तो कुछ और बात करेंगे। मेरा मानना यह है, अगर आप राजनीति के लिए अपने पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ करके ये हिम्मत दिखा सकते हैं कि जिस बेशर्मी के साथ आपने पिछड़ों का अपमान किया था, आज उसको छुपा करके हम पुष्प चढ़ाने जाएंगे, तो माफ कीजिए, पिछड़ों के सम्मान में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप वोट के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको जनता के उत्तर भी देने पड़ेंगे। ये लोग पिछड़ों की और दलितों की ये हितैषी बनने की जो बात करते हैं, ये बिल्कुल उससे उल्ट होकर के उनके नरसंहार के, उनके सम्मान के नरसंहार के ये दोषी हैं, और इसलिए इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अजय वर्मा जी बोलिए आप अपनी बारी में। देखिए, सिद्धार्थ यादव बड़े उगते हुए सूरज की तरह के प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं अपनी कमियों को, अपनी पार्टी की कमियों को, अपने नेताओं की कमियों को। परिवारवाद की अभी बात कर रहे थे। मांझी साहब कौन है? जितिन राम मांझी, उनकी बेटा चुनाव लड़ रहा, उनकी बधू यानी पुत्र वधू, उनके समधी, उनके दामाद। ये परिवारवाद इन्हें नजर नहीं आता। उपेंद्र कुशवाहा कौन है इनकी पार्टी में? उनके यहाँ दामाद, समधी, बेटा सब उनके चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद की कहानी ना सुना। तीसरा, आप कह रहे थे कि हमने सब अपमानित करा। साहब, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण माननीय आडवाणी साहब गृह मंत्री थे भारत सरकार के। लोगों ने देखा किस तरह से मार्गदर्शक मंडल में सत्ता के लोभी लोगों ने डाल दिया। और सुन लीजिए, जब आपको याद हो, सिद्धार्थ जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हिरेन पांडा गुजरात के गृह मंत्री थे। जब उनका हत्या हो गई थी, उनकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली, तो लाल कृष्ण आडवाणी एज गृह मंत्री गुजरात गए और उनकी पत्नी ने कहा कि सर सजा दिलाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ हत्यारों को सजा मिलेगी। तो उन्होंने वर्मा जी, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या जब वहां पर उनकी पत्नी कह रही थी, आप मौजूद थे क्या? क्या आप सुन रहे थे उनकी कॉन्वर्सेशन की क्या बात हो रही है? क्या आपके पास मौजूद है ये तथ्य? जिस तरह आप तथ्य मांग रहे हैं, अपना भी तथ्य बता दीजिए। आप वहां मौजूद थे जब आडवाणी जी से उनकी पत्नी ने कहा था, और आडवाणी जी ने क्या कहा था ये भी आपको पता है? बताइए, दीजिए वीडियो, दीजिए वीडियो, दीजिए वीडियो दीजिए, और सुन लीजिए सिद्धार्थ, दीजिए वीडियो दीजिए, और सुन लीजिए। हाँ, दे रहा हूँ सिद्धार्थ जी, और सुन लीजिए। हाँ, सुनते जाइए सिद्धार्थ जी। सबूत मैं किसी का नहीं दूंगा, मैं अपने नेता की तरह हूँ, बोलूंगा और चला जाऊंगा। जो अफवाह गैंग है, जो देशलाई गैंग है, हम ना तो अफवाह में विश्वास रखते, हम कर्म में विश्वास करते हैं। हमारे पुल नहीं रहेंगे। अजय जी, आपका एंटीना ना जाने कहां कनेक्ट हो चुका है। हम लाठी नहीं बजाएंगे। ये कौन सा चैनल लग गया है? थोड़ा अजय जी का चैनल बदलिए। महंगाई की मार नहीं मारेंगे हम। अजय जी चैनल बदलिए, हम युवाओं को रोजगार। अजय वर्मा जी, मैं ब्रेक ले रही हूँ, तब तक वीडियो लेकर आइए आप। मैं ब्रेक ले रही हूँ, वीडियो लेकर आइए, वीडियो देखेंगे, वीडियो देखते हैं, वीडियो और सारे प्रूफ जो आपके पास है, क्योंकि आप तो सबसे प्रूफ मांग रहे हैं बैठ करके। अरविंद निषाद से भी मांग रहे हैं, सिद्धार्थ यादव से भी मांग रहे हैं। एक प्रूफ थोड़ा सा आप भी दे दीजिए। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, तो मैं जरा डॉक्टर श्याम का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर श्याम, जल्दी से ये बताइए कि आज जो प्रधानमंत्री ने बात बोली है और सबसे अहम बात जो बोली है, एक तो उन्होंने सीताराम केसरी की बात बोली, दूसरी उन्होंने कहा है जो चारा घोटाला और तमाम जो करप्शन के केसेस लगे आरजेडी के ऊपर, उसमें भी जो सबसे ज्यादा पीड़ित लोग थे ना, वो दलित और अति पिछड़े ही थे। तो फिर कैसे उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? चुनाव के समय में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब जिसकी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार बिहार जा रहे हैं, इसका तो एक मतलब यह है कि बिहार में एनडीए के पास कोई स्थानीय नेता नहीं और डेफिसिट है लीडरशिप का। एक बात आपको क्लियर कर दूं, दूसरी बात यहाँ बताना जरूरी समझता हूं कि तेजस्वी यादव साहब का सियासी कद इतना बड़ा हो गया है कि मतलब कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी जा रहे हैं तो आरजेडी के नाम लिए बिना पता चला भाषण पूरा नहीं हो रहा। मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, तो किसका नाम लेंगे? लेकिन नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि ऑपोजिशन में जो होगा उसी का नाम लेंगे ना। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार जा रहे हैं, कंसेक्यूटिव उनका विजिट हो रहा है, ये तो आप मानिएगा कि वहां पर कोई लीडर नहीं है। जहां तक अभी डिबेट आप कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने दलित पिछड़ा का नेतृत्व को खत्म कर दिया, मैं सिलसिलेवार ढंग से अगर 1 सेकंड दीजिएगा तो मैं बात रखूंगा। सर मुझे ना डॉक्टर श्याम रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब इंसान गलत तथ्य पेश करता है तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे सही तथ्य पेश करने पड़ते हैं अपने चैनल पर। और सही तथ्य ये है कि जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, आज पहले दिन प्रधानमंत्री गए हैं, तो बार बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये भी तथ्य गलत था। आचार संहिता लगने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा था बिहार का, ये भी गलत तथ्य आप पेश कर रहे हैं कि बार बार जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कहां से तथ्य लेकर आते हैं आप लोग। नहीं, मई में नहीं कहते। अरे तब तक आचार संहिता कब लगी थी चुनाव की भाई? अभी लगी है ना। ऐसे तो मतलब साल भर में जितनी बार चाहेंगे आप सब काउंट करोगे। वो सारे जोड़े जाएंगे रीमा जी, जितनी बार कमाल की बात है। आप डर देखिए, प्रधानमंत्री बिहार ना जाएं, उनकी सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री जी कहीं ना जाएं, कमाल है। नहीं, बिहार देश के हिस्से से बाहर है बिहार। ऐसा लग रहा है कि देश के हिस्से से बाहर है बिहार, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार आने के लिए राजद से परमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, डर यादव जी से परमिशन लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। डर इतना है एनडीए को, महागठबंधन से, कि प्रधानमंत्री को कुर्सी संभालनी पड़ रही है। सब बेकार हो गए, नीतीश बेकार, उन्हें तो जीरो कर दिया। माननीय नीतीश जी को जीरो, उपेंद्र कुशवाहा जी जीरो, आप जितना कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं, आपको पार्लियामेंट में कभी टिकट नहीं मिला है। मैं जानता हूँ, पार्लियामेंट में अभी आपको कभी टिकट नहीं मिला है। आप 4 दशकों से काम कर रहे हैं, आप 4 दशक से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी ने आपको कभी पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया है। बेकार यूं ही आप अपनी ऊर्जा संचय कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति बेकार में खर्च कर रहे हैं। तय करो और ये आपको ये कौन है? अरे ये वफादार मोतीलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी, और राहुल गांधी से लेकर के एक सेकंड, राहुल गांधी से लेकर के मोतीलाल नेहरू के समय के हैं क्या? वफादारी आप कीजिए। सबका विनाश और बीजेपी का विकास तय कर लिया, सबका विनाश होना है। आप सारे दलों का क्या आपने देखा था किस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना, और किस तरह से आपके बिहार में ही किया था इन्होंने, किसके यहाँ किया था? पासवान साहब के यहाँ टुकड़े टुकड़े खंड खंड कर दिया। चाचा
को ऐतिहासिक कालखंड की जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अजय वर्मा जी रुकिए, आप हर किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। एक मिनट, इनको म्यूट कीजिए भाई, क्या चक्कर है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए। पूरे शो में अकेले नहीं बोलते रह सकते ना अजय वर्मा आप। अरविंद निषाद बोलिए। ये कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण ही पूरे देश में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो कांग्रेस पार्टी को इससे कष्ट होने लगा और कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की दिशा में काम करने लगे। दरअसल क्षेत्रीय पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस पार्टी इस देश में रही है, और कांग्रेस पार्टी के नाकामियों के कारण ही इस देश के तमाम राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप का उदय हुआ, और उन क्षेत्रीय छत्रपों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करना प्रारंभ किया, तो कांग्रेस का इस देश से सफाया हो गया। और सफाया होने के कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की बात कर रही है। और सीताराम केसरी जी का 28 वर्षों के बाद उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। दरअसल पुष्पांजलि इसलिए अर्पित करने जा रहे हैं कि सीताराम केसरी बिहार सहित देश के ऐसे नायक हैं जिन्होंने गरीबों के पक्ष में काम किया, जिन्होंने गरीबों के लिए आवाज बुलंद किया, जिन्होंने तमिलनाडु जैसे राज्य में 69% आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। और देखिए ना, अब एक मिनट रीमा जी, एक मिनट और, इनके जयराम रमेश जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, और जयराम रमेश जो इनके राहुल गांधी के मेंटोर हैं, वे अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ये सीताराम केसरी जी ने समाज कल्याण मंत्री रहते हुए 69% के आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। क्यों नहीं आप उनको अपने शासनकाल में भारत रत्न से उनको विभूषित कर दिया? ये सवाल आज राहुल गांधी जी से पूछा जाना चाहिए। क्यों नहीं उनके पुत्र अमरेंद्र केसरी, सीताराम केसरी के सुपुत्र अमरेंद्र केसरी है, कांग्रेस पार्टी जो परिवारजनों की पार्टी है, क्यों नहीं उनको सम्मानजनक पद दिया? क्यों नहीं उनको राज्यसभा में दिया? क्यों नहीं विधान परिषद में दिया, लोकसभा में दिया? क्यों नहीं किसी स्थान पर उनको नवाजने का कोशिश किया? मेरे ख्याल से अजय वर्मा जी नहीं दे पाएंगे इस सवाल का जवाब। प्रोफेसर श्याम, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि बिहार के लाल तो रहे ना सीताराम केसरी, तो ये दर्द तो आपके दिल में भी कभी कभी आता होगा। कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न दिया गया तो किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया, उनकी सरकार ने दिया। इससे पहले कहां पर थी ये सब सम्मान की राजनीति आपकी, जो अब बात आ रही है सामने? जो कर्पूरी ठाकुर साहब का जो सपना था, हाँ, सामाजिक न्याय का, उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। उदाहरण के तौर से आपको बताएं, यादव जी को फ्रेम में रखिए। बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया, 94 लाख गरीब का हमने पता लगाया, डेटा सामने उभर कर आई। जो आज केंद्र सरकार कास्ट सेंसस कराने जा रही है, वो हम लोग का दबाव था। 96 में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव साहब ने इसको कैबिनेट में नोटिंग करवाई थी। तो एक लंबे संघर्ष के बाद जो है, जो कर्पूरी ठाकुर साहब का जो सपना सामाजिक न्याय का था, सबको हक और हकूक देने का था, और बिहार के राजनीति में आज ओबीसी, ईबीसी एवं दलित में जो उभार आया नेतृत्व में, उसमें कर्पूरी ठाकुर साहब का विजन था। उनको हमारे राष्ट्रीय मेरा सवाल ही नहीं सुना फिर आपने। मैंने कहा कि उनको जन नायक की उपाधि तो मिली, लेकिन उनको भारत रत्न किसने दिया? यूपीए क्यों नहीं दे पाई? आपकी सरकारें क्यों नहीं दे पाई जब आप समर्थन में थे? एक मिनट, इनके प्रश्न में हमारा है कि भाई बिहार में 15 वर्षों तक लालू राबड़ी का शासन रहा। इन 15 वर्षों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार को कभी प्रस्ताव नहीं भेजा गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर कभी एक भी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा नहीं की गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कोई ऐसा सरकारी चीजों का नामकरण नहीं किया गया। वही हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार को 2 बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित करने के लिए तो पॉइंट यही है कि सिर्फ वोट बटोरने हैं और वोटों की राजनीति करनी है क्या? सिर्फ ये दशकों से कांग्रेस के साथ रहे हैं। प्रोफेसर श्याम और अजय वर्मा दशकों से कांग्रेस के साथ रहे। ओके सर, रुकिए। सोनिया गांधी के गोद में बैठे रहे, राहुल गांधी जी के गोद में, लेकिन कभी भी लालू जी ने, तेजस्वी जी ने कांग्रेस से ये डिमांड नहीं किया, भारत सरकार से कभी मांग नहीं किया। ओके डॉक्टर श्याम, देखिए ये जो जेडीयू के जो हमारे मित्र बता रहे हैं, जेएनयू, आप लोग को बीजेपी की राजनीतिक पटकथा पढ़नी है तो पढ़ते रहिए, उस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा। आप लोग के पास अपना तो कोई ना आपको बयान देना है ना अजय वर्मा को बयान देना है, फिर शो में करने क्या आते हैं आप लोग?
डिबेट में किसी भी बात पर बयान ही नहीं देना है आपको। क्यों नहीं बयान देना? बयान सुनिए ना मेरा। हाँ तो अभी कह रहा बयान नहीं देना, आप बयान सुनिए मेरा, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बोलिए। आपको समझ, आप जेडीयू के जो साथी हमारे बता रहे हैं उन पर हमको बयान नहीं देना है। ये बीजेपी की पटकथा पढ़ते हैं, मेरा ये कहना है। आपका सवाल इसलिए बयान नहीं देना है, इसलिए बयान नहीं देना है रीमा जी, इसलिए बयान नहीं देना है कि 15 वर्षों तक एक एक करके ना, अभी रुकिए। का स्क्रिप्ट पढ़िए, जेडीयू बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़े, मुझे उस पर नहीं कुछ कहना है। मैं रीमा जी आपके सवाल के जवाब दूंगा। आपने कहा कि सामाजिक न्याय के विषय पर, और बिहार नहीं हिंदुस्तान के राजनीति में सबको पता है कि जो सामाजिक न्याय के लाइन पर जो बड़ी लाइन खींचने का काम आरजेडी ने किया है, इसको बच्चे को इस देश में पता है। ये मैं आपको, क्योंकि हम लोग की राजनीति वैचारिकी की है, दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारा जो सोशलिज्म है, सोशल जस्टिस है, सेकुलरिज्म है, और उस पर जो है सामाजिक न्याय की आप बात करें, कर्पूरी ठाकुर साहब उनका विजन को हमने लागू किया है। आज जो है इतना आप हर तबके की भागीदारी, हिस्सेदारी बिहार में जो देख रहे हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि किसका संघर्ष है? लालू प्रसाद यादव का संघर्ष है, ये जान लीजिए। देखिए इनका उत्तर मैं दे देता हूं। रुकिए सिद्धार्थ यादव जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। रुकिए प्लीज अरविंद जी। रीमा जी, पहले तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष का घमंड बन चुका कि प्रधानमंत्री जी कहां जाएं, कहां बोलें, मीडिया क्या सवाल पूछे क्या ना पूछे, सब कुछ विपक्ष तय करेगा, हर नैरेटिव विपक्ष तय करेगा, प्रश्न क्या पूछे जाएं, उत्तर क्या दिए जाएंगे, कौन किस रैली में क्या बोलेगा और कौन कहां जा सकता है, यह आपका काम नहीं है तय करने का। आप एक राजनीतिक दल हैं जिसने देश के ऊपर 50, 55, 60 साल राज किया। आपने अपने कार्यकाल में दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किया। आपसे प्रश्न आजीवन पूछे जाएंगे और मैं अपने पूरे जीवन में पूछूंगा। कैसे रोकेंगे आप? क्योंकि जब आप सत्ता में हैं, जवाबदेही तब बनती है। पीछे बैठ करके तो बहुत आसान काम है पूछने का, करने का, कहने का, पर जब सत्ता में थे तब किसी को नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, कभी याद नहीं किया, आज याद आ गए। अरे आज भी टाइटल छीन करके राहुल जी को देना चाह रहे, यह आप लोगों की सच्चाई है, यह सच्चाई है। क्योंकि मन में जो एक बात घुसी हुई है कि दलितों और पिछड़ों को आगे नहीं करना है, वो आप लोग का एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्या किया था पिछड़ों के लिए? दूसरी बात, मैं तो एक बात कहता हूं, एक परिवार, लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, कितने लोगों के नाम लें? एक परिवार के केवल पिछड़ों और दलितों के नाम पर राजनीति करके सब कुछ अपने परिवार को दे देने की योजना, यह समाजवाद नहीं है इस देश के अंदर। आपने देश में चुनाव लड़वाने जाएंगे 30-30%, 40% अपने परिवार के लोग, लोकसभा में 2024 के अंदर आपने 23% लोग अपने परिवार से लड़वाए। आप यादव समुदाय में लड़वाने जाएंगे, सारे लोग आपके समुदाय, आपके उससे लड़ेंगे। पिछड़ों में लड़वाने जाएंगे, सारे लोग आपके परिवार से लड़ेंगे। क्या बिहार में और युवा नहीं है जिसको मौका मिलना चाहिए? क्या बिहार में और पिछड़े नहीं है जिनको आगे लाना चाहिए? इसलिए समाजवाद की बात आप लोग ना करें तो बेहतर। पर जो लोगों के मन में अपने फायदे को आगे रखते हुए पिछड़ों को पीछे करने की योजना रही हो, वो लोग आपके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चिंता भी करनी पड़ेगी, जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता समझदार है, जवाब मांगती रहेगी, लेती रहेगी और हक से छीनती रहेगी। प्रोफेसर शाम, ये बात तो सही है ना कि जिस दिन से आरजेडी का गठन हुआ है उस दिन से आरजेडी के अध्यक्ष पद पर सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही बैठे हैं, वही विराजमान है। इनफैक्ट इस बार तो लग रहा था शायद तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा अध्यक्ष, लेकिन इस बार भी लालू यादव को ही बनाया गया। कोई और अध्यक्ष अभी तक आपकी पार्टी के पद पर नहीं बैठा है, कोई और नेता। तो ये किस तरह का सामाजिक न्याय है सर? ये सवाल पूछे या नहीं पूछे? ये भी सवाल बिल्कुल पूछे ना, सवाल हर सवाल पूछना चाहिए, और वही सवाल उतनी शिद्दत से बीजेपी से भी आप सवाल पूछिए। अब आप सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जब से आरजेडी बनी है, कमल पासवान से लेकर मंगलीलाल मंडल तक अभी जो ईबीसी के हमारे स्टेट के परसेंट है, पहले सुन लीजिएगा इस जवाब को। दूसरी बात, जो हमारे प्रेसिडेंट, इनका प्रश्न है नेशनल प्रेसिडेंट के बारे में। जब से 97 से आपकी पार्टी का गठन हुआ है, लालू जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उस समय से लेकर जेडीयू में कौन नेशनल परसेंट बताइए? चलिए, जेडीयू में कौन है नेशनल परसेंट बताइए। बताएंगे उनसे सवाल नीतीश कुमार जी बने हैं। क्यों बने हो? वो मुख्यमंत्री रहेंगे, पहले कौन था? क्यों रहेंगे? नीतीश कुमार जी के पहले कौन था? नीतीश कुमार जी के पहले कौन था? नीतीश कुमार जी के पहले कौन था?
नीतीश कुमार जी के पहले कौन था? शरद यादव का क्या हाल किया था आप लोगों ने? शरद यादव का आपने क्या हाल किया था? याद मेरा सवाल लालू यादव के बारे में था श्याम जी, मेरा सवाल आरजेडी के बारे में था। ये शरद यादव साहब का कितना बड़ा अपमान किया? अरे अपनी बात नहीं करनी ना, अजय वर्मा जी को अपनी पार्टी की बात करनी है ना, आपको अपनी पार्टी की बात करनी है, आपको बात करनी है जेडीयू की, उनको बात करनी है बीजेपी की, अपनी पार्टी की कोई बात नहीं करेगा। बताइए ना आप, मैं वही बता रहा था। लालू यादव जी के अलावा कोई और अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया आपकी पार्टी का? वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बीच में जब आ गए जेडीयू के हमारे, नहीं कोई बीच में नहीं आएगा, प्लीज जवाब सुनिए। हाँ, आप जो सवाल कर रही है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कौन होगा, नहीं कोई बन क्यों नहीं पाया अभी तक? बनेगा ना। सुनिए रीमा जी, आप हमको बात कंप्लीट करने दीजिए। आप एक जगह जो सवाल को लेके बैठी हैं, ठीक है, आपको पूछना चाहिए। आरजेडी ने देश में प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किया है, 243 सीट है, सब आरजेडी के फैमिली के लोग नहीं जा रहे। एक बार सुनिएगा, भगवतिया देवी का नाम सुना है ना आपने? आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के अलावा और कोई क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल क्यों नहीं बता पा रहे हैं जवाब में आप? पार्टी में 50 चीजें, अनुभव का एक बड़ा रोल होता है। सुन लीजिए, अनुभव का रोल होता है। किसी में अनुभव नहीं है पूरे बिहार में, कोई किसी युवा में अनुभव नहीं है लालू जी को छोड़ के। सुन लीजिए, आपका जवाब सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के इस देश में बहुत बड़े मसीहा हैं। तो इससे क्या लिंक है? दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई एक नेता नहीं मिल पाया जिसको कभी तो इस सीट पर बिठा पाए। रीमा जी, आरजेडी ने प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम किया है। अरे प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम क्या होता है? बनाने का काम नहीं होता है। दलित पिछड़ों का हक दिलाने का काम आसान है, जो मान सम्मान दिलाना आसान है। मतलब लालू प्रसाद यादव जी के अलावा आपको आज तक कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला जो पार्टी के अध्यक्ष का पद ले सके? बनेंगे 100 साल बाद। समय का इंतजार कीजिए। आप पूछे ना इनसे जो बैठे हैं जेडीयू से, 100 साल बाद। अब उनसे मुझे क्या पूछना है वो मैं डिसाइड करूंगी। मेरे सवाल का आप जवाब दोगे नहीं, उनसे मुझे क्या पूछना है वो आप डिसाइड करोगे। अजय वर्मा जी बोलिए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप। देखिए रीमा जी, सिद्धार्थ यादव सत्ता पक्ष में है। हाँ। इनकी डबल इंजन की सरकार है। हाँ। और आप एक इंजन आप भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार, आप भी इंजन बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं इंजन, आपको किसने रोका है? अब रीमा जी थोड़ा पूछने दीजिए। तो आप मेरे ऊपर कुछ भी बोलेंगे और मैं पूछने दीजिए करती रहूंगी। नहीं, सरकार शुरू से लेकर आपसे सवाल पूछो तो आपको मुझ पर अटैक करना होता है। पहली बार सरकार में रहते हुए अपोजिशन का काम सवाल पूछना, सरकार का काम जवाब देना। ये उल्टा काम करते हैं, उल्टी गंगा बातें कि हमसे अब मैं भी इनसे सवाल पूछता हूं। इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया सिद्धार्थ जी एक चीज बताइए, 30 खरब 93 अरब 98 करोड़ 20 लाख रुपए का बैंकों ने कर्जा केवल गौतम अडानी को दिया और कोई व्यापारी अच्छा, आप सिर्फ अडानी का नाम रखते हुए आते हो हर शो में। अब शो में चाहे बिहार पर चर्चा हो या जीएसटी पर चर्चा हो या देश के किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन अजय वर्मा जी को अडानी पर ही चर्चा करनी होती है। डिबेट को डिरेल कर रही हैं। आप कर रहे हैं डिरेल। 30 एकड़ का जमीन सीताराम केसरी को आपने ब्राह्मण बना दिया। तिवारी क्या अडानी जी पिछड़े हैं क्या? अडानी जी दलित है क्या? अगर उनको क्यों नहीं आम का बांट दिया? 30 खरब में जीरो कितने होते हैं जी, ये बताओ। एक नंबर पहले आपका आंकड़ा ठीक करते हैं, कितने जीरो होते हैं मेरे भाई? देखिए, लालू यादव जी राष्ट्रीय नेता हैं और पिछड़ों के नेता हैं, मसीहा हैं। हमारे यहाँ धाकड़ जैसा नेता नहीं है मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ प्रिंसिपल देवेन्ना नहीं है, हमारे यहाँ आसाराम बापू नहीं है, वो बलात्कारी बाबा। इनके नेता हो सकते हैं, इनके गुरु हो सकते हैं, ये उन्हें बनाए, हम नहीं बना सकते। हम लालू जी को बनाएंगे, हम राहुल जी को बनाएंगे, हम सीताराम केसरी जी को बनाएंगे। अरे सीताराम केसरी जी को तो हटाएंगे, बनाएंगे कहाँ? ठाकुर की बात करेंगे, उनको बाथरूम में बंद करेंगे, फिर पीटेंगे, फिर धोती उतार लेंगे, फिर फुटपाथ पे डाल देंगे, ये करेंगे। उसने कितना बड़ा अजय वर्मा जी, जिस तरह की आपने अभी निचले स्तर की बातें की हैं, इस तरह की लंबी लिस्ट। एक मिनट, नहीं रुकिए एक मिनट, मैं भी समझ रही हूँ आप क्या बातें कर रहे हैं। जिस चीज के आपने नाम लिया है ना भाई, अभी मैं लंबी फेहरिस्त निकाल दूं अभिषेक मनु सिंघवी की? फिर निकालू अभी मैं? किस किस के वीडियो निकालने पड़ेंगे फिर? क्यों निकाले हम? मुझे नहीं करनी ना ये बातें। आपको मतलब किसी भी बात पर आना होता है हर डिबेट में, बेतुकी बातें करेंगे आप। धाकड़ का नाम ले लिया, आसाराम का नाम ले लिया, आपने अपनी पार्टी के लोगों के नाम लीजिए। फिर अब जब लेने पर ही आ गए तो आपने कहा लालू तंदूर कांड से शुरू करिए।
हम ऐसे लोगों मतलब को अजीब लगता है अजय वर्मा। अजीब नहीं है, इनका आईना है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, और अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। अरे प्रभु, आप हट आईना जाएं। बदलते हैं, बदलते रहिए। आपका न जाने कौन सा चैनल आपका कनेक्ट हो जाता है, आप हट जाएं। एक सवाल पूछे, उसका कोई जवाब नहीं। बाथरूम में बंद करके सीताराम केसरी को पीटो, फिर उसकी धोती खोल दो, फिर उनको बाहर फुटपाथ पे फेंक दो, और पिछड़ों की बात करेंगे। बचने के लिए अनर्गल जो मन में आया है, बाएं जो समझ में आया वो सब बोल दिया। कमाल है, कमाल है। बजाते रहते हैं आईटी सेल से। झूठ बोलो, जोर से बोलो। अरे भैया, आपको बहुत शौक है तो दिखा देते हैं कहां छपा था। आपका शौक दूर कर दें। ये लो, सब आईटी सेल की पायरेटेड है, पायरेटेड। सब आपके फेवरेट वॉशिंगटन पोस्ट की 28 साल पुरानी खबर है। ये देखिए, इसको जूम इन कीजिए, ये देखिए सामने, जल्दी से जूम इन कीजिए इसको। आपको बहुत प्रूफ चाहिए था। आईटी सेल का प्रोडक्ट। इसको जूम करो, देखिए क्या चलते चलते इसको जूम इन करते हैं, क्योंकि पूरे शो में यही बात अजय वर्मा बार बार कह रहे थे कि कहां है खबर, कहां है खबर। वो देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट की है, जिस पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी को यकीन होगा मेरे ख्याल से। 9 मार्च 1998, ये लीजिए मित्रों, इस पे भरोसा मत करिए। ये बीजेपी आईटी सेल का, अरे मैं कह रहा हूं मित्रों, चीफ मेक्स वे फॉर राहुल फॉर सोनिया गांधी, और क्या क्या हुआ था वो पूरी तस्वीर साफ है। पूरा काला चिट्ठा। अब किसी सबूत की आपको जरूरत नहीं है। आपसे एक वीडियो मांगा था, वो आप नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज जुड़े, और इसीलिए मुद्दा अब मेरे ख्याल से बैकफुट पर आ गया है महागठबंधन का। जो बात वो वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा दे रहे थे, उसके एवज में प्रधानमंत्री ने सीधा पलटवार आज कुर्सी चोर का देकर के एक नया बात कह सकते हैं या नारा कह सकते हैं वो कर दिया है। अब लगता है आने वाले दिनों में जो भी पूरी तमाम रैलियां होंगी उसमें यही नारा दिखाई देने वाला है। आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी पटना से मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।